गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल अर्न ट्यूशंस। तो फ्रेंड, आज हम पढ़ने वाले हैं सिटीजनशिप एक्ट। ठीक है, जो लास्ट वीडियो आपकी आई थी वो थी सिटीजनशिप यानी पार्ट 2 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के पार्ट 2 सिटीजनशिप के बारे में। उसमें हमने डिटेल्ड पढ़ा था, आर्टिकल 5 to 11 तक पढ़ा था कि कैसे आप सिटीजनशिप एक्वायर कर सकते हैं। लेकिन देखते हैं कि क्या था उस समय और क्या आया है सिटीजनशिप एक्ट में। दोस्तों, हमारे देश में नागरिकता जो है वो हासिल की जाती है दो तरीके से। ठीक है, मतलब दो तरीके से नहीं, नागरिकता की जो बात हुई है वो किस किस में हुई है। एक तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में और एक हुई है सिटीजनशिप एक्ट में। ठीक है, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में है वो सिर्फ बात थी 26 जनवरी 1950 को कौन कौन इंडिया के सिटीजन होंगे। ठीक है, यानी 26 जनवरी 1950 के बाद और जो आगे आने वाले जो आज, ठीक है, और जो आगे आने वाले लोग हैं वो सिटीजन कैसे होंगे, उन सब की बात की गई है सिटीजनशिप एक्ट 1955। ठीक है, जैसा कि हमने पढ़ा भी था, आर्टिकल 11 में बोला गया था कि पार्लियामेंट अपने लॉज को यूज करके एक अपनी पावर को यूज करके एक लॉ बनाएगी। ठीक है, तो उन्होंने अपना पावर को यूज करके एक लॉ बनाया जो है सिटीजनशिप एक्ट 1955, जो बताता है कि कोई भी इंसान इंडिया की नागरिकता किस तरीके से ले सकता है। 26 जनवरी 1950 के बाद वाले जो भी लोग हैं, जो आज हैं और जो आने वाले लोग हैं, उनको नागरिकता किस तरीके से हासिल होगी। ठीक है दोस्तों, तो देखिए सिटीजनशिप एक्ट के हिसाब से आप एक्विजिशन अगर आपको हासिल करनी है सिटीजनशिप, तो आप 5 तरीके से ले सकते हैं। ठीक है, और लॉस है यानी आपसे सिटीजनशिप छीनी जा सकती है 3 तरीकों से। इसके बारे में हम डिटेल्ड में पढ़ेंगे, हर चीज पढ़ेंगे, इसलिए प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखना और बिल्कुल भी इसको स्किप मत करना। ठीक है, तो जो एक्विजिशन है यानी आप जिस तरीके से नागरिकता हासिल कर सकते हैं वो 5 तरीके कौन कौन से हैं। बाय बर्थ, ठीक है, जन्म के आधार पर, बाय डिसेंट, वंश के आधार पर, रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण के आधार पर, बाय इनकॉर्पोरेशन, अजीत भूमि, ठीक है, एंड नेचुरलाइजेशन, ठीक है, देशीकरण के हिसाब से। तो इन सब चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे अच्छे से, तो बने रहिए। और रिनंसिएशन, लॉस कैसे कैसे कर सकते हो आप, त्यागने की वजह से, टर्मिनेशन, बर्खास्त किए जाने की वजह से, और डेप्रीविएशन यानी वंचित करने की वजह से। ठीक है, तो दोस्तों एक बार देख लेते हैं कि बाय बर्थ और ये सारी चीजें जो भी यहाँ पे मैंने एक्विजिशन और लॉस में लिखी हैं, ये क्या क्या बोलती हैं एक सिटीजनशिप को एक्वायर करने के लिए और एक सिटीजनशिप के लॉस के लिए। तो दोस्तों सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पे सिटीजनशिप बाय बर्थ, जो कि बात की गई है आपके सेक्शन 3 में। सेक्शन 3 में जो बोला गया है कि आप सिटीजन नागरिकता ले सकते हैं जन्म के आधार पर। ठीक है, इसका मेन मुद्दा जो मेन पॉइंट है वो क्या है, बॉर्न इन इंडिया। बॉर्न इन इंडिया से मतलब ये है कि अगर आपका जन्म भारत में हुआ है तो आप सिटीजनशिप कैसे ले सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों हुआ क्या, ये जो नए एक्ट निकले इसमें भी कई डेवलपमेंट, कई अपडेशन हुए, कई मॉडिफाई हुए। ठीक है, जिसमें कि क्या था देखते हैं। सबसे पहले जो लोग इंडिया में यानी भारत में जिनका जन्म हुआ 26 जनवरी 1950 से लेकर 1 जनवरी 1987, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे इसलिए लिखा है, इस बात को समझिए। पहले क्या था, 26 जनवरी 1950 के टाइम पे जो एक्ट निकला था, जो अमेंडमेंट निकला था, उसमें क्या था कि जो 26 जनवरी 1950 के बाद जो भी पैदा हुआ है या जो भी है वो ऑटोमेटिकली आपके क्या हो जाएंगे, इंडियन सिटीजन हो जाएंगे। मतलब अगर कोई भी आदमी या कोई भी इंसान का जन्म आपका इंडिया में हुआ है, ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली क्या एक्वायर कर लेगा, इंडियन सिटीजनशिप ले लेगा। ठीक है, जो कि चला 1 जुलाई 1987 तक। ठीक है, क्यों, इसमें भी क्या दिक्कतें आने लगी, उसके बाद उनको समझ में आने लगा कि ऐसे तो क्या होगा कि कोई भी बाहर से आएगा, फॉरेन कंट्रीज से आएगा, लाइक पाकिस्तान से आएगा, कहीं से भी आएगा, एनिमी कंट्री से आएगा, एंड वो अगर किसी की डिलीवरी यहाँ हो जाती है और उनका बच्चा यहाँ पे हो जाता है तो वो ऑटोमेटिकली ही क्या कर लेगा, इंडियन सिटीजनशिप ले लेगा। ठीक है, लेकिन नहीं, 1 जुलाई 1987 पे एक नया एडमिटमेंट एक्ट आया जो कि चला आपका 3 दिसंबर 2003 तक। इसमें क्या था, इसमें यह बोला गया कि इंडियन सिटीजनशिप एक्वायर करने के लिए आपके पास एटलीस्ट एक पेरेंट जो है वो इंडियन सिटीजनशिप होने चाहिए, यानी इंडिया के सिटीजन होने चाहिए जो आपके वन पेरेंट होगा। ठीक है, या तो आपकी माता हो या फिर आपके पिता हो। ठीक है, इसमें भी क्या हुआ, इसमें भी ऐसा होने लगा, मान लीजिए कि बाहर से लोग आ रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए कोई एनिमी कंट्री से आया, कोई जासूस आए हैं, ठीक है, कुछ भी ले लीजिए, वो आए और उन्होंने क्या किया, इंडियन सिटीजन जो लड़की थी, ठीक है, उनके साथ शादी कर ली। ठीक है, लाइक कश्मीर में ऐसा होता है, जैसे कि बाहर से पाकिस्तान से कोई आया लेकिन उसने क्या किया, कश्मीरी लड़की से शादी कर ली। अब कश्मीरी लड़की से शादी कर ली और उनका बच्चा हो गया, तो क्या हुआ, उस बच्चे को क्या मिलेगा, सिटीजनशिप मिल जाएगी, क्योंकि क्या था, जो उनकी माँ थी वो क्या थी, इंडियन थी। ठीक है,
लेकिन नहीं, ये भी चीज़ गलत मानी गई। गलत क्या मानी गई, इसमें भी डाउट होने लगा कि हाँ ऐसा हो सकता है कि बाहर से कोई आए और इंडिया के किसी लोगों से शादी करके, इंडिया के उससे शादी करके यहाँ पर बस जाए तो उसको इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगी। लेकिन नहीं, इसमें भी एक नया मॉडिफिकेशन हुआ, एक नया एमेंडमेंट एक्ट आया जो कि आया 3 दिसंबर 2003 में, जो करेंटली लागू है ये वाला लॉ। ठीक है, ये क्या बोलता है, या तो आपके दोनों पेरेंट्स क्या हो, इंडियन सिटीजन हो, ठीक है, नागरिकता हो, या फिर कोई एक पेरेंट और एक क्या हो, जो पहला पेरेंट हो या तो वो आपका इंडियन नागरिक हो, ठीक है, और दूसरा पेरेंट आपका क्या नहीं होना चाहिए, इलीगल इमिग्रेंट नहीं होना चाहिए। इलीगल इमिग्रेंट से आप क्या समझते हो, इलीगल इमिग्रेंट यानी कि जो बाहर देश से आए हैं या जो बाहर से आए हैं वो एक वैलिड पासपोर्ट के साथ आए हों, ठीक है, वैलिड ट्रैवल डॉक्यूमेंट के साथ आए हों, जैसे कि डॉक्यूमेंटेशन होता है तो एक वैलिड होना चाहिए। और क्या होता है कि जब आप ट्रैवल करते हो इधर से उधर या फिर आप रहने के लिए जाते हो तो एक टाइम पीरियड के लिए जाते हो, ठीक है, तो इलीगल इमिग्रेंट में वो भी गिना जाएगा जो इलीगल जो टाइम पीरियड से एक्सीड कर गया हो, लाइक कोई 6 महीने के लिए आया और सालों साल से रह रहा हो, तो वो भी आपका क्या होगा, इलीगल इमिग्रेंट। तो जो 2019 का अमेंडमेंट एक्ट आया वो भी बवाल में इसी वजह से रहा है, किस वजह से, इलीगल इमिग्रेंट के बारे में। उसके बारे में भी मैं एक वीडियो जरूर बनाऊंगी क्योंकि वो भी इस बार एग्जाम का बहुत बड़ा मुद्दा होने वाला है, ठीक है। तो बाय बर्थ तो आपने देखा बॉर्न इन इंडिया में जो था वो किस हिसाब से था, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं सिटीजनशिप बाय डिसेंट यानी वंश के कारण, ठीक है। तो फ्रेंड्स देख लीजिए, इसकी बात हुई है सेक्शन 4 में। तो आप और मैं, जो हम लोग इंडिया के सिटीजन्स हैं, जो इस समय इंडियन सिटीजनशिप ले रहे हैं, वो किस वजह से ले रहे हैं, हमारे वंश की वजह से, ठीक है। आपने कोई अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, आपने कोई अपना कोई वैलिड प्रूफ नहीं दिखाया है या कहीं एप्लीकेशन नहीं दी है, ठीक है। आप पैदा हुए, आप इंडियन सिटीजन बोले गए तब से, क्यों, क्योंकि आपके पेरेंट्स यहाँ के थे, आपके ग्रैंड पेरेंट्स यहाँ के थे, ठीक है। तो हमें जो मिली है वो भी वंश के हिसाब से मिली है, ठीक है। तो यहाँ पर बात उसी वंश की है, सिटीजनशिप बाय डिसेंट। सेक्शन 4 की बात है, इसमें किस बारे में बात है, जो आपने सेक्शन 3 में पढ़ा वो था बॉर्न इन इंडिया। यहाँ पर मेन बात पॉइंट होगा जो बॉर्न आउटसाइड इंडिया, यानी जिन्होंने भारत के जो बाहर रहते हैं उनको किस तरीके से मिलेगी, ठीक है। क्योंकि क्या होता था कि भारत के बाहर गए, जैसे कि मैंने पहली वीडियो में भी बोला था कि कई क्रांतिकारी थे जो बाहर भी आंदोलन कर रहे थे, और अगर उनका कोई बच्चा वहाँ पे हुआ, उनका कोई चाइल्ड वहाँ पे पैदा हुआ है, तो क्या उनको सिटीजनशिप नहीं मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी, क्योंकि क्यों नहीं मिलनी चाहिए, उनको बिल्कुल मिलनी चाहिए, क्योंकि उनका वन ऑफ द पेरेंट या कोई भी वन ऑफ द पेरेंट की बात नहीं है, उनके जो वंशज हैं वो आपके इंडिया के रहने वाले हैं, तो वहाँ यहाँ पर बात उसी की हुई है। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे क्या हुआ था, 26 जनवरी 1950 से लेकर 10 दिसंबर तक आपका 1992 तक क्या चला, यहाँ पर भी वही बात हुई कि अगर आपके फादर हैं, ठीक है, यहाँ पर माता जी का कोई रोल ही नहीं था किसी के, ठीक है, कि आपके अगर फादर एक्वायर कर रहे हैं इंडियन सिटीजनशिप तो आप ऑटोमेटिकली क्या हो जाओगे, इंडिया की नागरिकता ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे सबसे बड़ी बात क्या कही गई थी कि अगर आपकी माता हो ना हो, आपके फादर होने चाहिए, ठीक है, माता कहीं की भी हो। इससे क्या हो रहा था कि फादर अगर आपके है, माता कहीं की भी है, तो इंडियन सिटीजनशिप मिल जा रही थी। लेकिन ये भी चीज़ नया, इसमें भी मॉडिफिकेशन हुआ, तो एक्ट अमेंडमेंट एक्ट आया नया 10 दिसंबर 1992 को, ठीक है, जिसमें कि क्या था, डिस्क्रिमिनेशन इक्वालिटी की बात की गई है कि माता हो या पिता हो, इससे कोई मतलब नहीं है, माता या पिता दोनों में से कोई एक सिटीजन होगा तो आपको इंडिया की नागरिकता मिल जाएगी, भारत की नागरिकता मिल जाएगी। तो ये भी क्या चला, 3 दिसंबर 2004 तक चला, ठीक है। किसके लिए, जो बच्चा आउटसाइड इंडिया हो, ठीक है। तो ये कब तक चला, 3 दिसंबर 2004 तक ये वाला अमेंडमेंट एक्ट चला। उसके बाद इसमें भी एक नया रूल आया, इसमें भी एक नया मॉडिफिकेशन आया जो कि करंटली लागू है आपका, यानी 3 दिसंबर 2004 के बाद से अगर कोई बच्चा बाहर पैदा हो रहा है तो विद इन 1 ईयर यानी 1 साल के अंदर उसके माता पिता को क्या कराना होगा, उसे रजिस्टर कराना होगा वहाँ पे जहाँ पर भी है एज अ इंडियन सिटीजन, ठीक है, एज अ इंडियन सिटीजन उसको रजिस्टर कराना होगा, तो उसको क्या होगा, भारत की नागरिकता मिल जाएगी, ठीक है। फ्रेंड्स बर्थ और डिसेंट के कारण तो कुछ लिमिटेड लोग ही इंडिया की सिटीजनशिप एक्वायर कर पा रहे थे, तो इसी जगह पर तीसरा आया बाय रजिस्ट्रेशन, यानी पंजीकरण से आप कैसे कैसे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, या पंजीकरण से आप इंडिया के सिटीजन कैसे बन सकते हो, जो कि बात कही है सेक्शन 5 में, जो किसके लिए था, डिफरेंट कैटेगरीज के लिए। इसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात आ जाती है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ठीक है। आप पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कब होंगे, यानी आप इंडिया भारतीय मूल के आदमी, भारतीय मूल के इंसान कब होंगे, ही और पेरेंट्स वर बॉर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया, या तो वो जो एक्वायर कर रहा है या उसके माता पिता अनडिवाइडेड इंडिया में जन्म लिया हो, यानी जब तक डिवाइड नहीं हुआ था
अनडिवाइडेड इंडिया में उसका जन्म हुआ हो, या 15 अगस्त 1947 अलग होने के बाद, ठीक है, भारत का अलग आज़ादी के बाद क्या हुआ हो, आज़ादी के बाद पैदा हुए हो, तो वो आपके क्या होंगे, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। जो नेक्स्ट है वो है आपका बाय नेचुरलाइजेशन, जो कि बात हुई है सेक्शन 6 में। आप सेंट्रल गवर्नमेंट को एक एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं इंडिया की नागरिकता हासिल करने के लिए, अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशंस होंगी उसकी, ठीक है। तो देख लेते हैं एक बार ये क्वालिफिकेशन कौन कौन सी है। ही शुड नॉट सब्जेक्ट ऑफ अ कंट्री वेयर इंडियंस आर प्रिवेंटेड, वो उस कंट्री से सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए, उस कंट्री का कोई हिस्सा नहीं होना चाहिए जहाँ पे इंडियंस को प्रिवेंट किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है रिनाउंस अदर सिटीजनशिप, अगर उसने किसी और देश की सिटीजनशिप एक्वायर कर रखी है, उसे और देश की नागरिकता मिली हुई है, तो पहले वो उसका त्याग करे। थर्ड है डेट ऑफ एप्लीकेशन सबमिट करने से 12 महीने पहले उसको क्या होना चाहिए, इंडिया में रहना चाहिए और कोई गवर्नमेंट ऑफ सर्विस, इंडिया की सर्विसेज करनी चाहिए, परफॉर्म होनी चाहिए उससे। अब 12 महीने पहले की तो बात यहाँ पे हो गई है। नेक्स्ट क्या है, डेट ऑफ एप्लीकेशन से 12 महीने पहले और 14 साल के लिए उसको इंडिया में रिसाइड करना चाहिए, रहना चाहिए, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सर्विसेज परफॉर्म करनी चाहिए, ठीक है। अप्रॉक्स 11 ईयर्स तो आपको करना ही है, ठीक है। यहाँ 14 ईयर्स लिखा है, बट अप्रॉक्स 11 ईयर, एग्रीगेट 11 ईयर्स तो आपको करना ही है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका गुड कैरेक्टर होना चाहिए, ठीक है, कैरेक्टर आपका अच्छा होना चाहिए। एडुकेट नॉलेज होनी चाहिए लैंग्वेजेस की, जो आपकी 8th शेड्यूल में, 8th अनुसूची में आपकी लैंग्वेजेस की बात हुई है इंडिया के, उसमें से किसी एक इंडिया की किसी एक लैंग्वेज के बारे में उसको पता होना चाहिए, अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। इफ सर्टिफिकेटेड इशू ही इंटेंड्स टू रिसाइड इन इंडिया, अगर उसे सर्टिफिकेट इशू हो जाता है तो उसका इंटेंशन होना चाहिए भारत में ही रहने का, ठीक है। और इसमें एक और बात की गई है कि अगर किसी इंसान को साइंस, आर्ट, फिलॉसफी, लिटरेचर, पीस, ह्यूमन राइट्स, ठीक है, क्या इसमें से किसी भी एक चीज़ की कोई नॉलेज हो, ठीक है, और वो 10 साल के लिए रिसाइड कर चुका हो इंडिया में, तो वो भी इंडियन सिटीजनशिप के लिए एक्वायर कर सकता है, ठीक है। तो ये तो था नेचुरलाइजेशन। नेक्स्ट है आपका बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसकी बात हुई सेक्शन 7 में। इफ एनी न्यू टेरिटरी बिकम्स अ पार्ट ऑफ इंडिया आफ्टर पॉपुलर वर्डिक्ट, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शैल स्पेसिफाई द पर्सन ऑफ दैट टेरिटरी टू बी द सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, कोई फॉरेन टेरिटरी की बात की गई है, ठीक है। अगर कोई दूसरी टेरिटरी भारत का हिस्सा बनती है तो उसके जो लोग होंगे वो किस तरीके से वो भी इंडिया के सिटीजन्स होंगे, उसकी बात हुई है इस वाले सेक्शन में, सेक्शन 7 में, ठीक है। जैसे कि यहाँ लिखा है, अगर कोई नई टेरिटरी भारत का हिस्सा बनती है, ठीक है, किसी भी कारण से, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करेगी, उस टेरिटरी के लोगों को भी सिटीजनशिप ऑफ इंडिया देगी, ठीक है। अब ये तो थी एक्विजिशन की बात कि आपने सिटीजनशिप नागरिकता किस तरीके से हासिल की है। अब बात कर लेते हैं कि आपसे नागरिकता किस किस तरीके से छीनी जा सकती है, ठीक है। आप सिटीजनशिप को किस तरीके से लॉस कर सकते हो। तो पहला रिनंसिएशन यानी त्याग करके, टर्मिनेशन यानी बर्खास्त करके, और डेप्रीवेशन यानी वंचित करके, जिसके बाद सेक्शन 8, सेक्शन 9 और सेक्शन 10 में हुई है। मेक्स अ डिक्लेरेशन, रिनंसिएशन में मतलब क्या है, अगर आप डिक्लेयर कर दें कि आप भारत की नागरिकता नहीं चाहते हैं, तो इस केस में आपसे नागरिकता ले ली जाएगी, ठीक है। ठीक, नेक्स्ट है आपका टर्मिनेशन, या तो आपको उससे बर्खास्त कर दिया जाएगा, ठीक है। वॉलंटरीली एक्वायर्स अनदर सिटीजनशिप, यदि आप कहीं और का, ठीक है, मान लीजिए आप भारत की सिटीजनशिप ले रहे हैं और आप साथ ही साथ किसी और देश की सिटीजनशिप ले रहे हैं, या आप जानबूझकर कुछ ऐसी वो कर रहे हैं, तो इस केस में भी आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा सिटीजनशिप से। नेक्स्ट है डेप्रीवेशन, कंपल्सरी टर्मिनेशन बाय गवर्नमेंट। ये क्या होगा कि आप मान लीजिए आपने कोई फ्रॉड किया है, ठीक है, ये किस किस केस में होता है फ्रॉड, 2 years जेल और डिसलॉयल या एनिमी कनेक्शन, ठीक है। इससे क्या मतलब समझते हैं, या तो आपने कोई फ्रॉड किया हुआ हो, ठीक है, सिटीजनशिप एक्वायर करने के लिए डॉक्यूमेंटेशन में कोई फ्रॉड हो, या आप डिसलॉयल हो, ठीक है, अपने भारत के प्रति डिसलॉयल हो, या आपने जब सिटीजनशिप एक्वायर की है उसके 5 साल के ही अंदर आपको 2 साल की जेल हो चुकी है, या आपका किसी पड़ोसी देश यानी एनिमी के साथ, एनिमी कंट्री के साथ आपका कनेक्टिविटी दिखाई जा रही हो, आपका कनेक्शन दिखाया जा रहा हो, या आपका कम्युनिकेशन आपको मिलता है, तो भारत सरकार आपका सिटीजनशिप टर्मिनेट कर देगी, ठीक है, यानी आपको नागरिकता से वंचित कर देगी। तो फ्रेंड्स ये तो था आपका सिटीजनशिप एक्ट 1955। अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, जो मैंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का पार्ट 2 पढ़ा है सिटीजनशिप, वो आपके एग्जाम के पर्पज़ के लिए नहीं है, ठीक है, उससे एग्जाम में नहीं पूछा जाता। अगर आपको एग्जामिनेशन के पर्पज़ से और मार्क्स के पर्पज़ से पढ़ना है तो आपको सिटीजनशिप एक्ट 1955 पढ़ना होगा अच्छे से, ठीक है। तो ये आपका मार्क्स के पर्पज़ से पूछा जाता है, ये आपके एग्जामिनेशन में आता है, ठीक है। जैसे कि मैंने उस वीडियो में भी बोला था कि ये इतना नहीं पूछा जाता है, तो आपको जो ज़्यादा ध्यान देना है वो ये ध्यान देना है, ठीक है।
तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो आपकी आएगी या फंडामेंटल राइट्स के ऊपर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, जिस पे कि क्वेश्चंस आपके बनते ही बनते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ गिव इट अ लाइक, शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कर देना अगर चैनल पर नए हो, और बेल बटन को भी प्रेस कर देना ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो लेकर आऊँ आपके पास उसकी नोटिफिकेशन तुरंत आ जाए। थैंक यू।